साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के न्यूज़ टुडे शीर्षक से जो डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेवा अभिसमय और रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। तो देखिए, वर्तमान में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों पर जेनेवा अभिसमय अर्थात जेनेवा कन्वेंशंस के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। तो जेनेवा अभिसमय जो है या जेनेवा कन्वेंशन वस्तुतः 4 संधियों और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स का एक सेट है। इन 4 संधियों को वर्ष 1949 में औपचारिक रूप दिया गया था, जबकि 3 एडिशनल प्रोटोकॉल में से पहले और दूसरे प्रोटोकॉल को 1977 में और तीसरे प्रोटोकॉल को वर्ष 2005 में औपचारिक रूप दिया गया था। इनमें से किसी युद्ध के दौरान प्रभावित होने वालों के साथ मानवीय व्यवहार करने के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत नैतिक और कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शामिल किया गया है। इनमें जो है इनको शामिल किया गया है। देखिए, जिनेवा कन्वेंशंस को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों सहित 196 देशों द्वारा अनुसमर्थित तथा रेटिफाई किया गया है। जो 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसमें से पहले को 174 ने, दूसरे को 169 ने और तीसरे को 79 देशों द्वारा अनुसमर्थित या रेटिफाई किया गया है। अब बात करते हैं इन 4 संधियों और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल की। जो पहला जिनेवा कन्वेंशन है, इसमें क्या कहा गया है? तो यह जो है आपका युद्ध के दौरान भूमि या स्थल पर घायल और बीमार पड़े सैनिकों को संरक्षण प्रदान करती है। साथ ही इसके तहत चिकित्सा और धार्मिक कर्मियों, चिकित्सा इकाइयों और चिकित्सा संबंधी परिवहन को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है या प्रदान किया गया है। जो दूसरा कन्वेंशन है, इसके तहत क्या है? यह युद्ध के दौरान समुद्र में घायल और बीमार पड़े सैनिकों तथा क्षतिग्रस्त जलपोतों के सैन्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करती है। साथ ही इसके तहत समुद्र से गुजरने वाले जहाज रूपी अस्पताल और चिकित्सा संबंधी परिवहन को भी संरक्षण प्रदान करती है। जो तीसरा कन्वेंशन है, ये क्या है? यह संधि युद्धबंदियों पर लागू होती है। तीसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्धबंदियों पर लागू होती है। इसके तहत सामान्य संरक्षण जैसे कि युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना, भोजन देना, चिकित्सा संबंधी उपचार और सभी युद्धबंदियों के साथ एक समान व्यवहार करना आदि शामिल है। वहीं जो चौथा कन्वेंशन है वो क्या कहता है? यह संधि नागरिकों को संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, इसमें कब्जा किए गए क्षेत्र के लोग भी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं जो 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनकी। जो प्रोटोकॉल 1 और 2 है, जिसे 1977 में अपनाया गया था, इसमें क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल 1 और गैर अंतर्राष्ट्रीय जो कि प्रोटोकॉल 2 है, ये सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के संरक्षण को मजबूती प्रदान करते हैं और युद्ध लड़ने के तरीकों को भी सीमित करते हैं। जबकि जो प्रोटोकॉल 3 है, जिसको 2005 में अपनाया गया, ये रेड क्रिस्टल के रूप में एक अतिरिक्त प्रतीक बनाया गया है। इसे रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट प्रतीक के समान अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आगे बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल विभाग ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 नेशनल पॉलिसी फॉर द मेडिकल डिवाइसेस 2022 के मसौदे पर दृष्टिकोण पत्र अप्रोच पेपर जारी किया है। देखिए, इस मसौदा नीति का लक्ष्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र, जिसे लोकप्रिय रूप से मेडिटेक कहते हैं, मेडिटेक सेक्टर कहा जाता है, के विकास को सुगम बनाना है। इसके तहत इस क्षेत्र में स्व संधारणता, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और नवाचार सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, वहनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता जैसे उद्देश्यों को भी पूरा किया जाएगा। मौजूदा समय में मेडिटेक क्षेत्र का बाजार करीब 11 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कि इसके वर्ष 2025 तक बढ़कर के 50 अरब अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। अब बात करते हैं ये जो ड्राफ्ट या जो ड्राफ्ट आया है, इसके पॉलिसी की जो मुख्य विशेषताएं या मसौदा नीति जो है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है विनियामकों को, जो रेगुलेटर्स हैं, इनको तर्कसंगत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने हेतु विनियामकी प्रक्रियाओं और एजेंसियों की बहुलता को अनुकूलित किया जाएगा। साथ ही विनियामकों का मानकीकरण करने के लिए वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य भी स्थापित किया जाएगा। वहीं दूसरा है राजकोषीय और वित्तीय सहायता की। इसके माध्यम से स्थानीय विनिर्माण पारितंत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, मानक और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चौथा, बुनियादी ढांचा विकास। इसके तहत लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने के लिए चिकित्सा उपकरण पार्क सहित सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना स्थापित की जाएगी। अगला है ढांचा, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा। देखिए, इसके तहत हितधारकों के बीच सहयोग, वैश्विक भागीदारी और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास
और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। जबकि मानव संसाधन विकास की बात करें तो इसके तहत उच्चतर शिक्षा में प्रासंगिक पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य नवाचार संबंधी मूल्य श्रृंखला में आवश्यक कौशल के साथ भविष्य के लिए तैयार मानव संसाधन का विकास करना है। बात करते हैं भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की, मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर इन इंडिया। देखिए, यह भांति प्रकार के चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण करने वाला एक क्षेत्र है, जो चिकित्सा उपकरण क्षेत्र है। ठीक है, यह क्षेत्र कई भागों में वर्गीकृत या बटा हुआ है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, प्रत्यारोपण अर्थात इम्प्लांट्स उपकरण, कंज्यूमेबल और डिस्पोजेबल उपकरण, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स से जुड़े उपकरण, सर्जिकल उपकरण इत्यादि। भारत चिकित्सा उपकरणों के मामले में विश्व के 20 सबसे बड़े बाजारों में शामिल है। साथ ही यह एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है। वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1.5% होने का अनुमान है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जनगणना के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। देखिए, जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और स्वगणना सेल्फ इनुमेरेशन को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने जनगणना नियम 1990 में संशोधन किया है। इस संशोधन से आगामी जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR में ऑनलाइन तरीके से खुद अपनी गणना करने की अनुमति मिल गई है। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों, ध्यान रखिएगा, यह सामान्य निवासियों की बात की जा रही है, नागरिकों की बात नहीं की जा रही है। सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक सामान्य निवासी को शामिल करते हुए एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 गणना करने वाले को जनगणना के संबंध में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करती है और कुछ अपवादों के साथ इन प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। इसके अलावा जनगणना के व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने के तरीकों की सूची में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को जोड़ा गया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को जोड़ा गया है। इससे पहले इस सूची में केवल रेडियो और ऑडियो विजुअल और पोस्टर शामिल थे। इससे पहले जनगणना 2021 के पहले चरण और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की कवायद को कोविड-19 के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि NPR को अपडेट करने का काम वर्ष 2020 में ही पूरा किया जाना था। आबादी की जनगणना वस्तुतः देश के किसी हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और उन्हें जारी करने की एक प्रक्रिया है, जो जनगणना है। देखिए, जनगणना का आयोजन जो है, जनगणना कार्य जो है ये गृह मंत्रालय के तहत आने वाले महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संपन्न किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय है ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। मतलब जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। जनगणना के इतिहास की बात करें भारत में, तो देश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष 1865 और 1872 के बीच एक व्यवस्थित और आधुनिक जनगणना आयोजित की गई। हालांकि यह एक साथ पूरे देश में आयोजित नहीं की गई थी। वर्ष 1872 में संपन्न हुई इस प्रक्रिया को लोकप्रिय रूप से भारत की पहली जनगणना माना जाता है। हालांकि भारत में पहली बार एक साथ जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। तब से प्रति 10 वर्ष के बाद एक नियमित रूप से जनगणना की जाती रही है। अब बात करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के तहत वर्ष 2017-19 के लिए भारत में मातृ मृत्यु पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। उसके संबंध में SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इससे महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने वर्ष 1964-65 में पायलट आधार पर भारत में जन्म और मृत्यु के सैंपल रजिस्ट्रेशन की एक योजना के रूप में आरंभ किया था। वर्ष 1969-70 से इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया। इसके बाद SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रूप में इसे जाना जाने लगा। इस बुलेटिन के जो मुख्य निष्कर्ष है उनकी बात करें तो केरल में मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR 30 है, जो देश में सबसे कम है, और राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? 103 है। मातृ मृत्यु अनुपात यह प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बहुत अधिक सुधार हुआ है मातृ मृत्यु अनुपात में। यहाँ पे चित्र में देखें तो हाल के वर्षों में
जिन राज्यों में स्थिति बिगड़ी है उनकी यदि बात करें तो जैसे छत्तीसगढ़ में 2015-17 में 141 था, 2016-18 में ये और बढ़ करके 159 हो गया और 2017-19 में कितना हो गया, 160 हो गया। मतलब इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की देखें तो 2015-17 में यह 94 था और 2017-19 में 109 हो गया। वहीं उत्तराखंड में देखें तो पहले 2015-17 में 89 था और ये 2017-19 में बढ़ करके 101 हो गया। इसी प्रकार से हरियाणा की भी स्थिति देखें तो ये खराब ही हुई, क्योंकि पहले 2015-17 में 98 थी, फिर ये घटी है 2016-18 में 91 हुई, फिर बढ़ गई है 96 हो गई है। और वहीं पर सबसे अधिक यदि बात करें कहाँ पे मातृ मृत्यु अनुपात है, दर है जो आपकी रेशियो, तो असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे अधिक आपका असम में है। असम में है आपका कितना 229 आपका 2015-17 में था और 2017-19 में 205 है। वहीं उत्तर प्रदेश का देखें दूसरे नंबर पे है 167 के साथ, और वहीं मध्य प्रदेश में 163 है। और सबसे अधिक सुधार जो हुआ है आपका केरल में हुआ है। केरल में 2015-17 में 42 था, अब ये घट करके 2017-19 में कितना हो गया, 30 हो गया है। वहीं महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक कह सकते हैं सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य है। अब आगे देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य के तहत MMR मातृ मृत्यु दर को 70 से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान रुझानों को देखते हुए लगता है कि भारत इस लक्ष्य को वर्ष 2030 तक के या 2030 के पहले प्राप्त कर लेगा। आप देखें तो 2014-16 में 130 था, फिर 15-17 में 122 हुआ है, 16-18 में 113 और 17-19 में घट करके यह 103 हो गया है। इसे हमें 70 के लक्ष्य तक पहुंचाना है 2030 तक। देखिए MMR में जल्द से जल्द कमी लाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसके तहत प्रत्येक गर्भवती महिला सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन शल्य क्रिया द्वारा प्रसव सहित निःशुल्क प्रसव के लिए पात्र है। दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसे प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तीसरा लक्ष्य, यह लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक पहल है। वहीं अगला है जनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य और किशोर, इंग्लिश में कहें तो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलसेंट अर्थात RMNCH+A सेवाएं। इसके अधिक 10 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे शॉर्ट में हम लोग आशा के नाम से जानते हैं, मातृ मृत्यु को कम करने के प्रयासों में सहयोग कर रही हैं। आगे चलते हैं, अगला हम लोग बात करते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने UDISE प्लस यानी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की है। देखिए UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस एजुकेशन जो है यह स्कूली शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक थी। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जिला शिक्षा सूचना प्रणाली DISE को एकीकृत किया गया। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2012-13 में हुई थी। इसके बाद UDISE अर्थात यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस को वर्ष 2018-19 में विकसित किया गया। यह UDISE का एक नवीनतम संस्करण है। पहले UDISE के तहत कागजी प्रारूप में डेटा को हाथ से भरा और फिर से कंप्यूटर में फीड किया जाता था। इस प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए UDISE प्लस को आरंभ किया गया है। UDISE प्लस के तहत संपूर्ण प्रणाली जो है ये ऑनलाइन है। इसके तहत रियल टाइम आधार पर डेटा का संग्रह किया जाता है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो पहला है सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रास एनरोलमेंट रेशियो GER के बारे में। यह शिक्षा में भागीदारी के सामान्य स्तर को मापता है। इसमें स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर वर्ष 2019-20 उस समय कितने थे 25.1 करोड़ छात्र की तुलना में वर्ष 2020-21 में सुधार हुआ है। अब कितना बढ़ करके हो गया है, सकल नामांकन अनुपात में छात्र जो शामिल है वो 25.38 करोड़ छात्र हैं। वहीं आगे देखते हैं छात्र शिक्षक अनुपात प्यूपल टीचर रेशियो के बारे में PTR। यह अनुपात प्राथमिक स्तर के लिए 26 है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 19, माध्यमिक स्तर के लिए 18 और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए 26 है। ये आंकड़े वर्ष 2018-19 की तुलना में सुधार की स्थिति को दर्शाते हैं।
प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षा में 12.2 करोड़ से अधिक लड़कियां नामांकित हैं। यह वर्ष 2019-20 की तुलना में 11.8 लाख लड़कियों की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव की बात करें तो वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के 39.7 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया है। स्कूल की अवसंरचना के बारे में बात करें तो छात्राओं के लिए कार्यशील शौचालय सुविधा, पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, इंटरनेट आदि सुविधाओं वाले स्कूलों का परसेंटेज वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में बढ़ा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वाहन स्क्रैपिंग सुविधा, व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी BSF के पंजीकरण और कार्यों के निर्धारण के लिए अधिसूचना का प्रारूप जारी किया गया है। देखिए, यह अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यह मोटर वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के पंजीकरण और कार्य नियमन 2021 में संशोधन करती है। ये नियम पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। इन संशोधनों की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो वाहन स्क्रैपिंग के लिए सभी आवेदन डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। दूसरा, वाहन मालिक द्वारा आवेदन जमा करने से पहले BSF अर्थात व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी द्वारा वाहन डेटाबेस से अनिवार्य रूप से निम्नलिखित की जांच करनी होगी। किसकी जांच करनी होगी? तो वाहन पर किसी प्रकार का किराया या खरीद संबंधी कोई भुगतान बाकी है या नहीं, वाहन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं इत्यादि की। देखिए, पिछले वर्ष सरकार द्वारा स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम वाहन स्क्रैपिंग नीति आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य पुराने असुरक्षित व प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और उनकी जगह एक नए सुरक्षित एवं ईंधन कुशल वाहनों को लाने के लिए एक बेहतर परिवेश निर्मित करना है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के जो वांछित लाभ हैं यदि उनकी बात करें तो पहला, प्रदूषण कम करने में सहायक होगा। भारत में 20 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 50 लाख हल्के मोटर वाहन हैं और ये हमारे देश में वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण का मुख्य कारण है या प्रमुख कारण है। सुरक्षा, ये वाहन जो है जिनकी स्क्रैपिंग की जाएगी ये पुरानी तकनीक पर आधारित है। इसका अर्थ है कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। तीसरा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, स्टील, प्लास्टिक और तांबे जैसी सामग्रियों के पुनर्चक्रण द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इन सामग्रियों का पुनः उपयोग किया जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप वाहनों की लागत में भी कमी आएगी। अब जो चीज़ें सुर्खियों में रही उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन और मध्यस्थता केंद्र, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर IAMC के बारे में। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हैदराबाद में IAMC के नए भवन के निर्माण की आधारशिला रखी है। यह IAMC वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR के लिए भारत का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर है। यदि बात करें वैकल्पिक विवाद समाधान ADR की, तो ADR का आशय किसी वैकल्पिक तरीके से बिना मुकदमेबाजी के विवादों को हल करने से है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय ADR अर्थात वैकल्पिक विवाद समाधान में मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, सुलह, बातचीत और ट्रांजैक्शन या लेन देन शामिल हैं। आगे बात करते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997 के बारे में। तो देखिए, हाल ही में ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। ट्राई अधिनियम के बारे में बात करें तो दूरसंचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र नियामक निकाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य यह कानून पारित किया गया था। इसी कानून के द्वारा ट्राई की स्थापना की गई थी। इसके तहत ट्राई को सेवा प्रदाताओं के बीच या सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के एक समूह के बीच विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इस कानून में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया था और दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण TDSAT की स्थापना की गई थी। यह जो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण या अधिकरण है TDSAT, ये विवादों को सुलझाने और अपीलों का निपटान का कार्य करता है। वहीं आगे बात करते हैं महामारी के दौरान सक्रिय पेटेंट फाइलिंग गतिविधि में असाधारण रूप से वृद्धि देखी गई है। देखिए, सक्रिय पेटेंट फाइलिंग के बारे में ये मुख्य या प्रमुख निष्कर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की एक हालिया रिपोर्ट में जारी किए गए हैं। प्रमुख निष्कर्ष क्या है? वैश्विक महामारी के प्रथम 21 महीनों में कोविड से संबंधित लगभग 5300 पेटेंट आवेदन दायर किए गए थे। शीर्ष 4 आवेदक कौन से रहे? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और UK रहे। जर्मनी, भारत और साउथ कोरिया संयुक्त रूप से रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, पहले पे चाइना, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे रूस और चौथे पे UK है।
पेटेंट फाइलिंग की उच्चतम संख्या पारंपरिक वैक्सीन प्रौद्योगिकियों और पुनर्निर्मित दवाओं से संबंधित है। इसके बाद mRNA जैसी अधिक नवीन वैक्सीन प्रौद्योगिकियों का भी स्थान है। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों के परीक्षण के लिए नया प्रावधान किया है। नए प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता किसी भी BIS मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्र एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स AHC पर बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों का शुद्धता परीक्षण करवा सकते हैं। ये जो आपके परख और हॉलमार्किंग केंद्र है, ये सोने के आभूषणों का परीक्षण कर एक परीक्षण रिपोर्ट जारी करेगा। आभूषणों के प्रत्येक आइटम को हॉलमार्किंग के समय एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर जारी किया जाएगा। यह नंबर 6 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। BIS की बात करें अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो की, तो यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत वस्तु के मानकीकरण, अंकन अर्थात मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए की गई है। आगे बात कर लेते हैं इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज के बारे में। देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज पहल की शुरुआत की। ध्यान रखिए, किस मंत्रालय ने? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। इसकी शुरुआत अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत 2.0 के तहत की गई है। अमृत 2.0 को भारतीय शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके तहत सरकार सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और जल या प्रयुक्त जल क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए देश भर में 100 स्टार्टअप्स का चयन करेगी। आगे बढ़ते हैं विजिल विजन के बारे में। विजिल विजन देखिए, इससे पहले लैंग्रेज मिशन के रूप में जाना जाता था। यह सूर्य की निगरानी के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन। ध्यान रखिएगा कि विजिल मिशन किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है और सूर्य की निगरानी के लिए। यह आने वाले सौर तूफानों की अग्रिम चेतावनी देगा। इससे कक्षा में अंतरिक्ष यान, स्थल आधारित अवसंरचना और खोजकर्ताओं की रक्षा के लिए अधिक समय मिल सकेगा। इसे वर्तमान दशक के मध्य में अर्थात वर्ष 2025 के आसपास प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे 5वें लैंग्रेज पॉइंट कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि लैंग्रेज पॉइंट क्या होते हैं? तो लैंग्रेज पॉइंट अंतरिक्ष में विशिष्ट अवस्थितियों को संदर्भित करते हैं। इन अवस्थितियों पर स्थापित पिंड स्थिर बने रहते हैं क्योंकि इन पर दो निकाय प्रणालियों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल समान होते हैं। इस प्रकार इन अवस्थितियों पर स्थापित कोई छोटी वस्तु या छोटा पिंड पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर बना रहता है। दूसरे शब्दों में, इन बिंदुओं पर स्थापित किसी पिंड को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, ना ही पृथ्वी से अपनी ओर खींच सकेगा। अतः ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं लैग्रेंज या लैग्रांज पॉइंट कहलाते हैं। आगे बात करते हैं गैलियम नाइट्राइड के बारे में, GAN के बारे में। केंद्रीय मंत्री ने गैलियम नाइट्राइड पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम केंद्र और इनक्यूबेटर इकाई का दौरा किया है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। यह इकाई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और IISc बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई है। ये जो आपका GAN है, गैलियम नाइट्राइड, यह एक बहुत ही कठोर व यांत्रिक रूप से स्थिर अर्धचालक है। ध्यान रखिएगा, गैलियम नाइट्राइड क्या है? एक अर्धचालक है। ब्रेकडाउन के विरुद्ध उच्च क्षमता, तीव्रता से स्विचिंग गति, उच्च तापीय चालकता और कम प्रतिरोध के चलते गैलियम नाइट्राइड और पर आधारित विद्युत उपकरण जो है सिलिकॉन आधारित उपकरणों की तुलना में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सिलिकॉन भी आपका क्या है? अर्धचालक है और GAN भी अर्धचालक है। इसका उपयोग अर्धचालक विद्युत उपकरणों और LED के उत्पादन में किया जाता है। इसके द्वारा वाहनों और वायरलेस संचार को सक्षम करने में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं हलारी गधा के बारे में। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने गधे की हल्लारी नस्ल के संरक्षण के लिए उपयुक्त रूपरेखा बनाने का आह्वान किया है। हलारी गधे के बारे में बात करें तो गधे की यह नस्ल मूलतः गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। वर्तमान में यह संकटग्रस्त अर्थात थ्रेटेंड स्थिति में है। इसके संरक्षण की दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसकी संख्या वर्ष 2015 में 1200 थी, जो घट करके वर्ष 2021-22 में अपने मूल क्षेत्र में 439 हो गई है। संरक्षण में चुनौतियाँ क्या है? प्रजनन के लिए हलारी नर गधे की अनुपलब्धता, आजीविका को सुव्यवस्थित करने का कोई विशेष विकल्प का न होना, जिसके कारण इसे पालने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, इत्यादि कारण है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में। तो देखिए, हाल ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। इसकी स्थापना रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके की गई थी। इसे वर्ष 2010 में गुजरात सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई। इसमें पुलिसिंग, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न अंगों में उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षित कार्यबल शामिल है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है। इसमें पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पुलिस साइंस और मैनेजमेंट, आपराधिक कानून और न्याय, साइबर मनोविज्ञान आदि शामिल हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।